नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। आज हम पढ़ेंगे संपूर्ण विश्व इतिहास। जो हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री है, इसको हम पढ़ेंगे। ये आपके यूपीएससी, पीसीएस यानी पीएससी, कोई भी स्टेट का पीसीएस हो, सब में यह पूछा ही जाता है। चूंकि मेंस का टॉपिक है, मेंस में पूछा जाता है, इसलिए इसको समझना आवश्यक है। अभी आपसे ये मान लो, इसमें कोई भी प्रश्न पर 150 या 200 वर्ड शब्द लिखने को कह दिए जाते हैं, तो कई बार दिक्कत होती है। यह क्लास बिल्कुल फ्री है आपके हिंदी मीडियम के लिए है। हिंदी मीडियम के लिए कई बार अच्छे नोट्स नहीं मिलते हैं, कई बार अच्छी क्लास नहीं मिलती है, और मिलती है तो उसमें बहुत ज़्यादा फीस देनी रहती है, जो कि बहुत बच्चे नहीं कर पाते हैं। मेरा मेन उद्देश्य यही है कि आप अच्छे से तैयारी करें। कोई भी चीज आपकी हो, आपको एक बार में पढ़ के याद होनी चाहिए, जिससे आपका समय भी सार्थक हो और अभ्यास भी अच्छे से होता रहे। तो बस आप इसको देखते रहिए। टोटल फ्री है आपके लिए। बस इसको देखना है, आपको पढ़ना है। गुरु दक्षिणा आपकी ये रहेगी, भाई क्लास फ्री है लेकिन फिर भी कुछ तो गुरु दक्षिणा चाहिए। गुरु दक्षिणा ये है, आप पूरी क्लास देखेंगे, उसके बाद आप इसको अभ्यास करेंगे प्रश्नों का। और उससे भी बड़ी एक गुरु दक्षिणा आपकी ये रहेगी कि आपको जो भी नहीं समझ में आएगा, हमें कमेंट करके पूछेंगे, और इसको बिल्कुल समझ के छोड़ेंगे, रट के नहीं, समझ के छोड़ेंगे। इस चीज का ध्यान रखना है। इसमें एक एक चीज हम पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम आज पढ़ने क्या 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 जा रहे हैं, सिलेबस में हमारे क्या क्या है। तो यूरोप में आधुनिकता का उद्भव, जिसमें हम पुनर्जागरण पढ़ेंगे, सुधार आंदोलन पढ़ेंगे, राष्ट्रीय राज्य आंदोलन यानी राष्ट्रीय राज्यों का उदय किस प्रकार होता है, उनको पढ़ने वाले हैं। औद्योगिक क्रांति की बात करेंगे, उत्पत्ति और फैलाव किस प्रकार होता है। इसमें हम पढ़ेंगे सामाजिक आर्थिक परिवर्तन को, तकनीकी नवाचार को पढ़ेंगे, पूंजीवाद और उपनिवेशवाद का विस्तार देखेंगे, जिसमें हम साम्राज्यवाद पढ़ेंगे, एशिया अफ्रीका में उपनिवेश विस्तार पढ़ेंगे, उपनिवेशी आर्थिक नीतियां पढ़ेंगे। इसके बाद हम अमेरिकी क्रांति पढ़ेंगे, जिसमें क्रांति का कारण जानेंगे, स्वतंत्रता की घोषणा क्या होती है वो जानेंगे, प्रभाव और महत्व को समझेंगे। फिर हम फ्रांसीसी क्रांति पढ़ेंगे, सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां क्या बनती हैं, नेपोलियन का उदय कैसे होता है, और यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। फिर हम रूसी क्रांति पढ़ेंगे, 1917 की घटनाएं देखेंगे, बोल्शेविक क्रांति देखेंगे, सोवियत राज्य का निर्माण किस प्रकार होता है देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध पढ़ेंगे, जिसके हम कारण जानेंगे, युद्ध की प्रमुख घटनाएं जानेंगे, वर्साई की संधि पढ़ेंगे, राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध को पढ़ेंगे, जिसमें हम युद्ध की पृष्ठभूमि देखेंगे, नाजीवाद और फाशीवाद को देखेंगे, प्रमुख मोर्चों को देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस प्रकार होती है, इसको देखेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार होता है उसको देखेंगे, जैसे इटली का एकीकरण है, जर्मनी का एकीकरण है, राष्ट्रवादी विचारधाराएं हैं। उपनिवेशवाद का अंत कैसे होता है उसको देखेंगे, और स्वतंत्रता आंदोलन किस प्रकार शुरू हो जाते हैं, जैसे एशिया में स्वतंत्रता प्रक्रियाएं क्या रहती हैं, अमेरिका में डीकॉलोनाइजेशन क्या होता है, वैश्विक शक्ति संतुलन में परिवर्तन देखेंगे। इसके बाद हम कोल्ड वार पढ़ेंगे, अमेरिका सोवियत संघ प्रतिस्पर्धा को देखेंगे, सैन्य गठबंधन को देखेंगे, नाटो को देखेंगे, क्यूबा मिसाइल संकट देखेंगे, शीत युद्ध का अंत देखेंगे, विश्व युद्ध के बाद पुनर्निर्माण की प्रक्रियाएं कैसे होती हैं, जैसे यूरोप है, जापान है, वैश्विक आर्थिक संरचना में बदलाव देखेंगे। तो इस प्रकार हमारा पूरा जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसको हम इसमें पूरा करने वाले हैं। क्लास थोड़ा लंबी जा सकती है, लेकिन आप भी कोई छोटे खिलाड़ी नहीं हैं, आप जरूर क्लास में बैठेंगे। सिलेबस आपका है, नोट्स आसान भाषा में पूरे बनाए गए हैं, जिससे कि आपको पूरे समझ में आ जाए। क्योंकि जब आप समझ पाएंगे तभी आपके कुछ काम आने वाला है। बाकी नोट्स कैसे भी हो, कितनी भी किताबें किसी चीज से लिखी हो, मुझे नहीं लगता है उससे कुछ लाभ होने वाला है। और आपका उद्देश्य मुझे नहीं लगता केवल प्री पास करना है, चाहे आप किसी भी परीक्षा में बैठे हों। आपका उद्देश्य केवल प्री पास करना नहीं होता है, आपका उद्देश्य मेंस, इंटरव्यू और फाइनल सिलेक्शन का मेरे हिसाब से रहता है। मेंस जैसी नदी को पार करने के लिए आपको बहुत अभ्यास की जरूरत पड़ती है। मान लेते हैं 10,000 बच्चे आप मेंस दे रहे हैं, तो 10,000 बच्चों में से 1 से 10 में आना
आपका उद्देश्य होना चाहिए, तब आपको सफलता बराबर मिल पाएगी। जैसे हम आपको यहाँ पर अभी समझाएँगे, ऐसे अपनी मेंस की आंसर राइटिंग चलती है, आप उसको भी बराबर देखते रहिए। निबंध मान लेते हैं आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, तो आपके 260 से ज़्यादा निबंध कराए गए हैं, जो आपकी अलग-अलग परीक्षाओं से संबंधित हैं, आप उनको ज़रूर देखिएगा। अभ्यास करते-करते आप निबंध में परफेक्ट बन जाएँगे। जीएस के कोई भी पेपर हों, उनको हम बिल्कुल विस्तार में समझाते हैं, जिससे कि आपको कहीं और समझने की ज़रूरत ना पड़े। यह सब चीज़ें आपको एकदम फ्री में मिलती हैं, इसका कोई फीस नहीं है। क्लास पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि आपको सारी चीज़ें हमेशा एक साथ एक जगह पर मिलती रहें। अब चलिए शुरू करते हैं। पुनर्जागरण, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होता है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण क्या है? कब शुरू होता है? देखो, पुनर्जागरण क्या है? एक महत्वपूर्ण बौद्धिक और सांस्कृतिक आंदोलन है, जो 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक यूरोप को रूपांतरित कर देता है। यानी 14 से 16 के बीच में यह एकदम क्रांतिकारी परिवर्तन लाता है। यह मध्यकाल की समाप्ति और आधुनिक युग की शुरुआत की प्रतीक माना जाता है। अब हम देखते हैं पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है। पुनर्जागरण का अर्थ है दोस्तों, फिर से जगाना। जैसे कई बार क्या होता है, आप लोग परीक्षा देते हैं, किसी कारण से यदि परिणाम हमारे अनुकूल नहीं आता है, तो आपकी हिम्मत थोड़ी-सी टूटती है। देखो, कोई भी व्यक्ति हो, हम लोग इंसान हैं, थोड़ी-सी टूटती है। लेकिन यदि हमें फिर से उसी प्रकार का कोई सकारात्मक मित्र मिल जाए, सकारात्मक शिक्षक मिल जाए, सकारात्मक व्यक्ति मिल जाए, तो एक बार हमें फिर से लगता है कि नहीं, हमारी क्षमताएँ और हैं, हम और कुछ कर सकते हैं, हमें एक जगह बैठ नहीं जाना है, हम कहीं और के लिए बने हैं। और आप फिर से उठते हैं और कह सकते हैं आपका वहाँ पर पुनर्जन्म होता है, आप फिर से जगते हैं। तो पुनर्जागरण एक फ्रांसीसी शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? पुनर्जन्म या फिर से जगाना। यह प्राचीन यूनानी और रोमन सभ्यता के कला, साहित्य, दर्शन, विज्ञान और शास्त्रीय ज्ञान के पुनरुद्धार को दर्शाता है, जिसे मध्यकाल के दौरान भुला दिया गया था। यानी एक समय में चीजें इग्नोर कर दी जाती हैं, कई बार जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं चीजों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें फिर याद आता है, नहीं, वो चीजें बहुत अच्छी थी। जैसे एक समय में ये आपको पता होगा, आप गांव से होंगे, तो गांव में घरों में राख से बर्तन धोए जाते थे, आपको पता होगा। जो हमारी माताएं हैं, दादी थी, तो राख से बर्तन धोती थी। आज के टाइम में राख आपको अमेजन जैसे प्लेटफॉर्म पर मिल रही है, और कुछ डॉक्टर इससे बर्तन धोने के फायदे बता रहे हैं, जो कि हम लोग अभी बहुत सारे यूज करते हैं ना, अलग अलग क्वालिटी के कह सकते हैं, केमिकल वगैरह यूज करते हैं बर्तन धोने के, वो नुकसानदायक होते हैं, राख अच्छी थी। यानी हमें बहुत देर में समझ आता है कि जो हम पहले कर रहे थे वो अच्छा था। यही स्थिति यहाँ होती है। इसका आरंभ 14वीं शताब्दी में इटली, विशेष रूप से फ्लोरेंस में हुआ, और फिर यूरोप में फैलता चला गया। देखो, जब चीजें हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो हमारे दिमाग में ज्यादा दिन तक बनी रहेंगी, ज्यादा अच्छे से बनी रहेंगी। विशेषताएं इसकी देखते हैं क्या है। पहली विशेषता क्या है? मानवतावाद। यह आंदोलन का मूल था। इसका मतलब था कि मनुष्य और उसकी क्षमताएं अध्ययन का केंद्र बन गई हैं। मध्यकाल में ईश्वर और धर्म पर जोर था, लेकिन मानवतावाद ने मानवीय गरिमा, तर्क और लौकिक जीवन, इस दुनिया के जीवन के महत्व पर जोर दिया। मानवतावादियों ने प्राचीन यूनानी और रोमन ग्रंथों का अध्ययन कर रखा था। तो उस अध्ययन से इन्हें ऐसी चीजें पता चलती हैं कि भाई मानवतावाद होती क्या है। मतलब एक बात कहते हैं ना कि हमें समाज से क्या मतलब है, हमें एक दूसरे का ध्यान क्यों रखना चाहिए, हमारे अंदर इंसानियत क्यों होनी चाहिए, इन चीजों पर प्रारंभ में जोर दिया गया इसमें। फिर इसमें बात करते हैं वैज्ञानिक भावना किस प्रकार से आती है और तर्कवाद किस प्रकार शामिल होता है। तो पुनर्जागरण ने क्या किया? अंधविश्वासों को चुनौती दी और तर्क, प्रयोग और अवलोकन के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने को प्रोत्साहित किया। इसने वैज्ञानिक क्रांति की नींव रखी। कला और साहित्य का विकास किस प्रकार होता है? कला और साहित्य ने धार्मिक विषयों के साथ साथ मानव शरीर, भावनाएं और यथार्थवाद पर ध्यान केंद्रित किया। कला में तीन आयाम का तकनीकी प्रयोग शुरू होती है, यानी तीन आयाम की तकनीक होती है, जिससे क्या है, चित्र अधिक वास्तविक दिखने लगते हैं। कला के माध्यम से, समाज के माध्यम से, छोटे छोटे उदाहरण के माध्यम से समाज को जगाने का प्रयास होता है। व्यक्तिवाद की बात करते हैं, तो व्यक्तिगत प्रतिभा, उपलब्धि और प्रसिद्धि पर जोर दिया गया।
कलाकारों, लेखकों और खोजकर्ताओं ने व्यक्तिगत पहचान बनाई, जो मध्यकाल की गुमनाम कला से अलग होता है। फिर इसमें हम बात करते हैं स्थानीय भाषाओं का विकास कैसे होता है। तो देखो, होता क्या है दोस्तों, लैटिन के प्रभुत्व को तोड़ते हुए लेखकों ने स्थानीय यानी क्षेत्रीय भाषाएं जो उनकी होती हैं, जैसे इतालवी है, फ्रेंच है, अंग्रेजी में लिखना शुरू कर दिया। इससे क्या है, ज्ञान अधिक लोगों तक पहुंचने लगा। देखो, जब मान लो आप किसी गांव के क्षेत्र में जाते हैं और गांव के क्षेत्र में जाकर अगर आप अंग्रेजी बोलेंगे, तो हो सकता है उस अंग्रेजी को समझने वाले मुश्किल से 3 से 10 लोग हों, इससे ज्यादा नहीं होंगे। यदि आप उसी क्षेत्रीय भाषा में बात करेंगे, तो हर कोई आपकी बात सुनेगा, आपकी बात समझेगा और उस पर प्रतिक्रिया भी करेगा। यही काम यहाँ पर होता है। व्यक्तित्व कौन-कौन से होते हैं? देखिए, कला के क्षेत्र में है लियोनार्डो दा विंची, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। मोनालिसा और द लास्ट सफर के चित्रकार यही हैं। फिर आते हैं माइकल एंजेलो, मूर्तिकार और चित्रकार हैं। डेविड की मूर्ति और सिस्टीन चैपल की छतरी पर चित्रकारी करते हैं। इसके बाद राफेल आते हैं, तो उच्च पुनर्जागरण के चित्रकार हैं, स्कूल ऑफ एथेंस के लिए प्रसिद्ध हैं। साहित्य में कौन है? दांते हैं, इतालवी कवि माने जाते हैं, द डिवाइन कॉमेडी के यह लेखक हैं। इसके बाद आते हैं मैकियावेली, तो राजनीतिक दार्शनिक द प्रिंस के लेखक माने जाते हैं। विज्ञान में कोपरनिकस हैं, जो खगोल शास्त्री हैं, सूर्य केंद्रित सिद्धांत देते हैं। इसका प्रभाव क्या पड़ता है? तो पुनर्जागरण का प्रभाव यूरोप पर दूरगामी रहता है। इसने सुधार आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया। इसने खोजों के युग को प्रेरित किया, जिससे दुनिया के नए हिस्सों की खोज होती है। इसने विज्ञान और कला में आधुनिक प्रगति के लिए एक आधार तैयार किया। इसने मानवता को मध्यकाल के धार्मिक अंधकार से बाहर निकालकर ज्ञान और तर्क के प्रकाश को अग्रसर किया। तो साथियों, ये पुनर्जागरण एक टॉपिक आपका रहता है जो पूरा होता है। आपको ये चीजें पसंद आई हैं, पढ़ाने का पूरा यही रहेगा, क्लास को पूरा देखना ही देखना है। पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आप आसानी से चीजों को समझ सकें। बहुत बच्चों की शिकायत थी कि पुनर्जागरण या ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, यह एकदम समझ ही नहीं आती है, इतने कठिन इसके शब्द हैं, इतनी कठिन इसकी घटनाएं हैं। चलो, इसको आज हम बिल्कुल उदाहरण में समझ के किनारे कर देंगे और वर्ल्ड हिस्ट्री में मास्टर बना देंगे। बस साथ बने रहना, सब्सक्राइब कर लेना, कुछ भी दिक्कत हो पूछते रहना। अब बात क्या करेंगे? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की बात करेंगे। अमेरिकन वार इंडिपेंडेंस, इसकी बात करेंगे। तो संघर्ष के प्रमुख कारण क्या होते हैं? यह युद्ध मुख्य रूप से ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी अमेरिका में उनके 13 उपनिवेशों के बीच लड़ा गया था। देखो, किताबों में भी ये चीज लिखी है, लेकिन इतनी कठिन भाषा में लिखी है वो आप समझ नहीं पाते हो। यहाँ बिल्कुल आसानी से समझते चलेंगे। आप बस क्लास को देखते जाना, पढ़ते जाना, प्रैक्टिस करते जाना। सप्तवर्षीय युद्ध क्या है भाई? इसका प्रभाव क्या पड़ता है? 1756 से 1763 तक हुए इस युद्ध ने ब्रिटेन ने फ्रांस को हराया। आप एक चीज समझो, जो अपने यहाँ 1756 की बात करते हैं, तो मुगलों का शासन रहा होगा, उत्तर मुगलों का शासन रहा होगा। उस समय उधर भी अपनी लड़ाई अलग चल रही थी। लेकिन इस युद्ध में हुए भारी खर्च की भरपाई के लिए ब्रिटेन ने अमेरिकी उपनिवेशों पर अनावश्यक कर लगा दिया था। प्रतिनिधित्व के बिना कराधान यानी टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन यानी उपनिवेशियों का प्रमुख नारा क्या था? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। उनका तर्क यह था कि ब्रिटिश संसद में उनका कोई प्रतिनिधि नहीं है, इसलिए संसद को उन पर कर लगाने का कोई अधिकार नहीं होगा। समझ गए? ये लाइन तो कई बार पूछी जाती है और आप नहीं समझ पाते इसका मतलब क्या था। दमनकारी अधिनियम देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने उपनिवेशों पर कई दमनकारी कानून थोपे, जिससे असंतोष बढ़ता है। जैसे स्टाम्प एक्ट 1765। सभी कानूनी दस्तावेजों, अखबारों और ताश के पत्तों पर स्टाम्प ड्यूटी लगाई गई। टाउनशेंड एक्ट 1767 यानी चाय, शीशा, कागज और कांच जैसी वस्तुओं पर आयात शुल्क लगाया गया। इसके बाद आती है आपकी बोस्टन टी पार्टी 1773 में। टाउनशेंड एक्ट के विरोध में उपनिवेशियों ने, जिन्होंने सन्स ऑफ लिबर्टी का गठन किया था, बोस्टन हार्बर में चाय से लदे जहाजों पर चढ़कर चाय समुद्र में फेंक दी। ज्ञानोदय का प्रभाव क्या होता है? जॉन लॉक और थॉमस पेन जैसे दार्शनिकों के विचारों ने लोगों में स्वतंत्रता, प्राकृतिक
अधिकार यानी जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति स्वशासन के प्रति जागरूकता बढ़ाई। अब हम इसमें मुख्य चीज पर आते हैं, प्रमुख घटनाएं और युद्ध क्या क्या होते हैं। सबसे पहला जो आता है वो है प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस 1774। इसमें क्या है, उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने फिलाडेल्फिया में मिलकर ब्रिटिश कानूनों का विरोध करने और ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। जैसे अपने यहाँ नहीं चीजें होती थी, वस्तुओं का बहिष्कार करना और ये सब करना, ये सब वहां भी चलता था। ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हुआ है, तो ये सब हमें वहां भी देखने को मिलता है। इसके बाद क्या आता है, युद्ध की शुरुआत कब होती है, 1775 में। 1775 में युद्ध की शुरुआत हो जाती है। तो युद्ध की शुरुआत कब होती है, लेक्सटिंगन और कार्लनाट की लड़ाइयों से होती है। लेक्सगंटन, बहुत कठिन भैया इनके शब्द हैं। लेक्सगंटन और कार्ड की लड़ाइयों से होती है। जॉर्ज वाशिंगटन का नेतृत्व यानी जॉर्ज वाशिंगटन को महाद्वीपीय सेना का प्रमुख कमांडर नियुक्त किया जाता है। इसके बाद आता है इसमें स्वतंत्रता की घोषणा किस प्रकार होती है। थॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किए गए स्वतंत्रता घोषणा पत्र को फिलाडेल्फिया में अपनाया गया, जिसमें ब्रिटेन से पूर्व स्वतंत्रता की घोषणा की जाती है। ये कब होती है, 4 जुलाई 1776 को। फिर आता है साराटोगा का युद्ध 1777 में। इस युद्ध में अमेरिकियों की निर्णायक जीत होती है, जिसके बाद फ्रांस ने उपनिवेशियों को सैन्य और वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया। यानी फ्रांस का हस्तक्षेप युद्ध का महत्वपूर्ण मोड़ यहाँ पर होता है। इसके बाद बात आती है यॉर्क टाउन की घेराबंदी 1771 में। यह युद्ध की अंतिम निर्णायक लड़ाई थी, जिसमें जॉर्ज वाशिंगटन और फ्रांसीसी सेनाओं ने ब्रिटिश सेना को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया था। इसमें हम परिणाम देखते हैं। पहला है पेरिस की संधि 1783। इस संधि के साथ युद्ध औपचारिक रूप से समाप्त हो गया। ब्रिटेन ने 13 उपनिवेशों को स्वतंत्र और संप्रभु राज्यों के रूप में मान्यता दे दी। फिर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्म होना। इन उपनिवेशों ने मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन किया, जो एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन जाता है। फिर आता है संविधान का निर्माण यानी 1787 में एक नया संविधान अपनाया जाता है, जिसने शक्तियों के पृथक्करण यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के सिद्धांत पर आधारित एक मजबूत संघीय सरकार की स्थापना की है। फिर बात आती है विश्वव्यापी प्रभाव की। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस की क्रांति और लैटिन अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलनों सहित दुनिया भर के स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक आंदोलनों के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम किया है। जो फ्रांस की क्रांति होती है वो 1789 से 1799 तक चलती है। एक युगांतरकारी यह घटना है, जिसने फ्रांस की राजनीति, समाज और संस्कृति को मौलिक रूप से बदल दिया। इसने राजशाही और सामंतवाद को समाप्त कर दिया और स्वतंत्रता, समानता और विचारों के बंधित्व को जन्म दिया। अब हम आगे बात करते हैं फ्रांस की क्रांति के क्या कारण होते हैं। फ्रांस की क्रांति के कारण, ये हमने वहां तक अमेरिका पढ़ लिया। अब हमारी फ्रांस की क्रांति के कारण देखेंगे। फ्रांस की राज्य क्रांति है ना, क्रांति के प्रमुख कारण। फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और बौद्धिक हैं। सामाजिक कारण क्या है, दोषपूर्ण सामाजिक व्यवस्था यानी फ्रांसीसी समाज 3 वर्णों में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट यानी पादरी वर्ग है, इन्हें करों से छूट प्राप्त थी और ये समाज के विशेषाधिकार वर्ग को प्राप्त करते थे। द्वितीय स्टेट है कुलीन वर्ग, इन्हें भी करों से छूट प्राप्त थी और ये उच्च सरकारी पदों पर थे। तीसरा स्टेट इसमें क्या आता है, इसमें किसान हैं, कारीगर हैं, मजदूर हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, व्यापारी हैं, या जो आपके बुजुर्गा वर्ग के लोग शामिल होते हैं, बुजुर्ग कह सकते हैं, वो लोग इसमें शामिल हैं। यह 90% से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करता था। सभी करों का जो बोझ है वो इन्हीं पर रहता था, क्योंकि भाई बहुत जो बड़े वर्ग के हैं वो तो कई बार कर देते नहीं है। कर कौन देता है, आज भी ये चल रहा है। कर कौन देता है, कर एकदम मिडिल क्लास के लोग देते हैं। बुजुर्गा वर्ग जो है, शिक्षित मध्यम वर्ग है, आर्थिक रूप से समृद्ध होने के बावजूद राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों से यह
वंचित है। फिर आर्थिक कारण की बात करते हैं तो राजकोष खाली होना। राजा लुई 16वें के शासनकाल में राजकोष खाली था, जिसका मुख्य कारण सप्तवर्षीय युद्ध और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस का महंगा हस्तक्षेप था। फिर अत्यधिक कर कैसे हो सकता है? विलासितापूर्ण शाही जीवन जैसे वारसाय के महल का खर्च और युद्ध के बढ़ते खर्च के कारण तृतीय स्टेट पर करों का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। गरीबी और महंगाई कैसे क्या होती है? 1789 में, इससे पहले फसल खराब होने के कारण रोटी की कीमतों में भी भारी वृद्धि हो जाती है, जिससे आम जनता में भूख और व्यापक असंतोष पैदा होता है। इसके बाद बात करते हैं राजनीतिक कारणों की। तो स्वेच्छाचारी राजतंत्र, यानी राजा लुई 16वें और उनकी रानी मैरी एंटोनेट का शासन निरंकुश था। राजा स्वयं को ईश्वरीय अधिकार से शासक मानता था, उसको भी लगता था कि वह ईश्वर है। कमजोर प्रशासन यानी केंद्रीकृत, अक्षम और भ्रष्ट प्रशासन के कारण जनता गुस्से में थी। फिर बात करते हैं बौद्धिक कारणों की। दार्शनिकों का प्रभाव यानी रूसो सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, मॉन्टेस्क्यू शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत और वाल्टेयर स्वतंत्रता और तर्कवाद जैसे प्रबुद्ध विचारकों ने लोगों के को स्वतंत्रता और समानता के विचारों से परिचित कराया, राजा की निरंकुशता को चुनौती दी। फिर हम बात करते हैं क्रांति की प्रमुख घटनाओं की। स्टेट्स जनरल का आह्वान 1789 में होता है। 175 वर्षों बाद राजा लुई 16वें ने प्रस्ताव पारित करने के लिए इस निकाय की बैठक बुलाई थी। इसके बाद बात आती है टेनिस कोर्ट शपथ की, जो होती है 20 जून 1789 में। तृतीय स्टेट के सदस्यों ने खुद को राष्ट्रीय सभा घोषित किया और तब तक अलग न होने की शपथ ली, जब तक कि फ्रांस के लिए एक नया संविधान नहीं बन जाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण घटना उस समय की रहती है। इसके बाद बात आती है बास्टील का पतन। ये कब होता है? 14 जुलाई 1789 में क्रुद्ध भीड़ ने बास्टील किले यानी राजा के निरंकुश सत्य का प्रतीक जो है पर हमला कर दिया। यह घटना क्रांति का प्रतीक बन गई और इसे आज भी फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद बात आती है मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा की, जो कि अगस्त 1789 में होता है। राष्ट्रीय सभा ने स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति के अधिकार और कानून के समक्ष समानता पर जोर देते हुए यह घोषणा पत्र जारी किया। आतंक का शासन 1793 से 94 के समय को कहते हैं। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के नेतृत्व में अति क्रांतिकारी काल, जिसमें हजारों लोग गिलोटिन पर इन हजारों लोगों को गिलोटिन पर चढ़ाया गया। नेपोलियन का उदय कैसे होता है? 1799 की बात है। नेपोलियन बोनापार्ट ने डायरेक्टरी शासन को समाप्त कर दिया, खुद को फर्स्ट काउंसिल घोषित किया, जिससे क्रांति का अंत होता है और एक नए युग की शुरुआत यहीं से होती है। इसके बाद हम बात करेंगे क्रांति के परिणाम क्या रहते हैं। तो परिणाम परिणाम पर जाते हैं तो राजशाही और सामंतवाद की समाप्ति। फ्रांस में राजशाही का अंत होता है और सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाता है। लोकतंत्र और गणतंत्र की स्थापना यानी फ्रांस में गणतंत्र स्थापित होता है। राजनीतिक सत्ता चर्च तथा कुलीन के हाथों से निकलकर बुजुर्गा वर्ग के हाथों में आ जाती है। विचारों का प्रसार यानी क्रांति के आदर्श स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ने यूरोप और दुनिया भर में लोकतंत्र, राष्ट्रवाद और मानवाधिकार आंदोलनों को प्रेरित किया है। इसके बाद बात करते हैं आगे चरण की, तो है राष्ट्रवाद का उदय। इसने क्या किया? राष्ट्र राज्य की अवधारणा को मजबूत किया और फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना पैदा की है। नेपोलियन का उत्थान कैसे होता है? क्रांति ने एक सैन्य प्रतिभाशाली व्यक्ति नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त किया, जिसने क्रांति के कुछ आदर्शों को यूरोप में फैलाया। इस प्रकार क्या होता है? हमारी फ्रांस की क्रांति है वो पूरी होती है। जो भी उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे, हमने यहाँ पर सब पूरे कर लिए हैं। क्लास यदि आपको अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको बाकी भी जो इसकी क्लास हैं अब तक हमने कराई हैं वो सब मिलती रहेंगी, जो कि मेंस के उद्देश्य से महत्वपूर्ण होती हैं।
इसके बाद बात करते हैं जर्मनी का एकीकरण कैसे होता है भाई। जर्मनी का एकीकरण, जिसे 1871 में पूरा किया गया, एक जटिल प्रक्रिया थी जो ऑस्ट्रियाई प्रभुत्व को समाप्त करने और एशिया के नेतृत्व में विभिन्न जर्मन राज्यों को एक करने पर केंद्रित थी। इटली के विपरीत जर्मनी का एकीकरण मुख्य रूप से युद्ध और कूटनीति के माध्यम से होता है। इसे रक्त और लौह की नीति माना जाता है। देखिए, एक रक्त और लौह की नीति आपने बहुत पहले भी पढ़ी थी दिल्ली सल्तनत में, वहां पर भी थी, लेकिन उसका उद्देश्य और इसका उद्देश्य काफी अलग अलग है। इसके बाद बात करते हैं पृष्ठभूमि की और कैसे विचार आता है। जर्मन परिसंघ यानी 1815 के वियना कांग्रेस के बाद जर्मनी 39 राज्यों के एक ढीले परिसंघ में बटा हुआ था, जिसका नेतृत्व ऑस्ट्रिया करता था। राष्ट्रवादी भावना यानी 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद की भावना तेजी से फैलती है। राष्ट्रवादियों का उद्देश्य सभी जर्मन भाषी क्षेत्रों को एक देश में मिलाना होता है। इसके बाद बात करते हैं जेलबोरिन यानी 1834 में प्रशिया के नेतृत्व में स्थापित यह एक जर्मन सीमा शुल्क संघ था। यह आर्थिक एकीकरण की दिशा में पहला कदम था, जिसने ऑस्ट्रिया को बाहर रखकर प्रशिया के आर्थिक नेतृत्व को मजबूत किया था। इसके बाद अगली जो घटना होती है वह है फ्रैंकफर्ट संसद 1848 की बात। 1848 की क्रांतियों के दौरान विभिन्न जर्मन राज्यों ने प्रतिनिधियों ने फ्रैंकफर्ट में मिलकर एक एकीकृत जर्मनी के लिए संवैधानिक राजतंत्र का प्रस्ताव रखा था, लेकिन प्रशिया के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने क्राउन को स्वीकार करने से मना कर दिया। यह प्रयास असफल होता है। अब हम इस समय के देखते हैं प्रमुख वास्तुकार कौन थे। ऑटो वान बिस्मार्क, बिस्मार्क जिनको हम दूसरे नाम से जानते हैं, वह प्रशिया के प्रधानमंत्री 1862 में नियुक्त थे और जर्मनी के एकीकरण का मुख्य वास्तुकार उन्हें ही माना जाता है। किसे? ऑटो वान बिस्मार्क को। सिद्धांत क्या है? बिस्मार्क एक व्यवहारिक राजनेता थे, जिसका अर्थ है आदर्शों की बजाय सत्य और व्यवहारिक लक्ष्यों पर आधारित राजनीति करना। नीति इनकी क्या है? बिस्मार्क ने प्रसिद्ध रक्त और लौह की नीति का पालन किया, जिसका अर्थ था महान लक्ष्य के लिए भाषणों और प्रस्तावों से नहीं बल्कि युद्ध और सैन्य शक्ति से बड़े लक्ष्य प्राप्त किए जाएंगे। इसके बाद बात आती है एकीकरण की मुख्य चरण की यानी युद्ध की। तो बिस्मार्क ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 3 रणनीतिक युद्ध लड़े। पहला है डेनिश 1864 में। प्रशिया और ऑस्ट्रिया बनाम डेनमार्क के बीच यह युद्ध होता है। उद्देश्य क्या है? स्लेवसिंग और होस्टीन के डचीज पर नियंत्रण प्राप्त करना। होल्स्टीन और स्वेस्गिंग, बड़े कठिन नाम है भाई इनके। परिणाम क्या होता है? डेनमार्क की हार होती है। स्लेस्विंग पर प्रशिया और होल्स्टीन पर ऑस्ट्रिया का अस्थायी नियंत्रण स्थापित हुआ। यह युद्ध ऑस्ट्रिया के साथ भविष्य के संघर्ष के लिए आधार तैयार करने की बिस्मार्क की कूटनीति का हिस्सा था। देखिए, एक दो शब्द आपके कठिन होते हैं जो एक बार में उच्चारण करने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो आप मुख्य रूप से कंटेंट पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यदि आप कंटेंट सीख गए तो सब तो पहचानते होंगे, तो लिख ही लेंगे वहां पर। स्लेस्विंग और होल्स्टीन, ये इनके जैसे शब्द हैं। फिर आटो प्रशियाई युद्ध क्या होता है? 7 सप्ताह का युद्ध होता है यह प्रशिया बनाम ऑस्ट्रिया के बीच में। इसमें क्या होता है समझते हैं थोड़ा। प्रशिया की निर्णायक जीत हो जाती है। प्रशिया सेनाएं जो आधुनिक हथियारों को तेज गति वाली रेलवे द्वारा समर्थित थी, ऑस्ट्रिया को हरा देती हैं। इसके बाद महत्व क्या है? इस जीत से ऑस्ट्रिया को जर्मन मामलों से बाहर कर दिया गया, जर्मन परिसंघ को भंग कर दिया गया और प्रशिया के नेतृत्व में उत्तरी जर्मन परिसंघ का गठन हो जाता है। इसके बाद बात आती है इसमें फ्रैंको प्रशियाई युद्ध की। यह उत्तरी जर्मन परिसंघ यानी प्रशिया बनाम फ्रांस चलता है 1870 से 71 के बीच में। इसमें क्या होता है? उद्देश्य है इसका फ्रांस की हार के बिना दक्षिणी जर्मन राज्यों जो कैथोलिक थे को उत्तरी जर्मन परिसंघ में मिलाना असंभव था, क्योंकि वे फ्रांसीसी समर्थन पर निर्भर थे। बिस्मार्क ने
एम्स डिस्पैच के माध्यम से फ्रांस को युद्ध के लिए उकसाया। इसके बाद हम इसमें आगे बात करते हैं परिणाम क्या होता है। प्रेशिया की शानदार जीत होती है। सेडान के युद्ध में फ्रांस की हार होती है और नेपोलियन तृतीय ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद आगे चलते हैं अंतिम चरण में। तो इस जीत ने दक्षिणी जर्मन राज्यों को अपनी सुरक्षा के लिए उत्तरी परिसंघ में शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया। फ्रांस को अल्सेस लॉरेन का क्षेत्र प्रेशिया को सौंपना पड़ा और भारी युद्ध क्षतिपूर्ति देनी पड़ी। यानी उस समय जो क्षतिपूर्ति हुई थी वो भी इनको देनी पड़ी थी। इसके बाद आगे चलते हैं। एकीकरण की समाप्ति कब होती है? तो 18 जनवरी 1871 को वारसाई के महल के शीश महल में जो फ्रांसीसी गौरव का प्रतीक था, प्रशिया के राजा विलियम प्रथम को एकीकृत जर्मनी का सम्राट घोषित किया जाता है। परिणाम क्या होता है? यूरोप में एक शक्तिशाली एकीकृत जर्मन साम्राज्य का उदय होता है, जिसने शक्ति संतुलन को बदल दिया और प्रथम विश्व युद्ध के लिए पृष्ठभूमि तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी यहाँ से एक पृष्ठभूमि तैयार होने लगती है। आगे इसके चलते हैं क्या होता है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण रहता है। फ्रांस एकीकरण नहीं बल्कि केंद्रीकृत राष्ट्र राज्य का निर्माण। ये आपके मेंस में पूछा जा सकता है कि फ्रांस जो है वो एकीकरण के रूप में नहीं दिखा, केंद्रीकृत राष्ट्र राज्य निर्माण की प्रक्रिया में आगे बढ़ता है। स्पष्ट कीजिए या विश्लेषण कीजिए। तो जर्मनी और इटली के विपरीत जो 9वीं शताब्दी में छोटे राज्यों में बटे हुए थे, फ्रांस 17वीं और 18वीं शताब्दी तक लुई 14वें के निरंकुश शासन के तहत पहले से ही एक केंद्रीकृत राज्य था। फ्रांस में एकीकरण की प्रक्रिया को निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। राजशाही द्वारा क्षेत्रीय एकीकरण, जैसे लुई 15वीं शताब्दी की बात है, इन्होंने क्या किया, शक्तिशाली बगुर्डी के डची जैसे बड़े सामंती क्षेत्रों को फ्रांसीसी क्राउन के अधीन लाकर क्षेत्रीय एकीकरण की शुरुआत किया इन्होंने। इसके बाद फिर इसमें क्या होता है, निरंकुश राजशाही, यानी जो आगे चलते हैं जब हम, तो कहीं न कहीं से निरंकुश राजशाही हमें देखने को मिलती है, जो कि बिना कंट्रोल के होती है, यानी कोई भी उस पर कंट्रोल नहीं रहता है। जब लुई 13वें की बात आती है, तो विशेष रूप से जब इनकी 13वें की बात आती है और फिर 14वें की बात आती है, 1643 से 1715। अब यहाँ पर आपको देखो 3 लुई देखने को मिलते हैं। एक तो लुई 11, फिर लुई 13 और फिर लुई 14। ये आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो विशेष रूप से जब लुई 13वें और विशेष रूप से लुई 14वें 1643 से 1715 के शासनकाल में राजा ने सामंतों की शक्ति को समाप्त कर दिया और पेरिस से पूरे देश पर केंद्रीकृत नियंत्रण स्थापित किया। प्रशासनिक एकरूपता की बात करते हैं तो विभिन्न स्थानीय कानूनों और प्रशासनिक इकाइयों को धीरे धीरे एक शाही प्रणाली के अधीन लाया जाता है। फिर इसके बाद बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति का राष्ट्रीय एकीकरण किस प्रकार होता है। तो फ्रांस की क्रांति 1789 ने कानूनी, सामाजिक और वैचारिक एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे सामंती व्यवस्था का अंत, क्रांति ने सामंती विशेषाधिकारों और कुलीन राष्ट्रीय कुलीनों की शक्ति को समाप्त कर दिया, जिससे पूरे देश में कानून के समक्ष समानता स्थापित होती है। एकल राष्ट्रीय पहचान, यानी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के नारे के तहत विभिन्न भाषाई और क्षेत्रीय समूहों को एक फ्रांसीसी राष्ट्र के रूप में एकजुट किया। राष्ट्रवाद की भावना यहाँ से पैदा होती है, यह हमें देखने को मिलती है। फिर इसके बाद बात आती है एकल भाषा की। तो क्रांति ने फ्रांसीसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में सख्ती से बढ़ावा दिया, जिससे क्षेत्रीय बोलियां कमजोर हुई और संचार में एकरूपता आती है। नेपोलियन का कानूनी एकीकरण देखते हैं, तो नेपोलियन कोड यानी 1804, नेपोलियन बोनापार्ट ने पूरे देश के लिए समान कानूनों का एक समुच्चय, जिसे नागरिक संहिता या नेपोलियन कोड कहा जाता है, लागू किया। इस संहिता ने कानूनी प्रणाली को एकीकृत किया और विशेषाधिकारों को समाप्त किया। फ्रांस की क्रांति ने लुई
14 की निरंकुश राजशाही को समाप्त किया और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों पर आधारित एक स्वतंत्र नींव रखी। कारण क्या होते हैं? दोषपूर्ण सामाजिक व्यवस्था। दोषपूर्ण सामाजिक व्यवस्था जैसे जो अपने स्टेट्स हमने पढ़े थे ना, तो उन स्टेट्स में हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने ये पढ़ा था कि अलग अलग वर्गों में अलग अलग सुविधाएं होती थी। तो लुई 16वें में क्या होता है? निरंकुश शासन, राजशाही शासन को यहाँ समाप्त कर दिया जाता है। फिर यहाँ हमने एक और लुई देखा है, वो है 16 नंबर के। ठीक है। इसके बाद परिणाम क्या होते हैं? राजशाही और सामंतवाद की समाप्ति होती है, मानव अधिकारों की घोषणा, गणतंत्र की स्थापना और नेपोलियन बोनापार्ट का उदय यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार हमारी यह रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति पूरी होती है। अब आती है रूस की क्रांति 1917। रूसी क्रांति वास्तव में दो अलग अलग क्रांतियों का समूह है। फरवरी क्रांति 1917 में जार हटाने के लिए और अक्टूबर क्रांति 1917 में बोल्शेविकों द्वारा सत्ता पर कब्जा करने के लिए। क्रांति के कारण देखते हैं। जैसे जार निकोलस द्वितीय की निरंकुशता, यानी रूस में रोमानोव राजवंश का निरंकुश शासन उस समय था। तो जार निकोलस द्वितीय जो है ईश्वरीय अधिकारों में विश्वास करता था। उसने किसी भी लोकतांत्रिक या संसदीय सुधार को अस्वीकार कर दिया था। फिर कमजोर प्रशासन देखते हैं। प्रशासनिक अक्षमता, भ्रष्टाचार और जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनहीनता ने लोगों को असंतुष्ट किया था। ड्यूमा की विफलता क्या है? 1905 की क्रांति के बाद स्थापित संसद ड्यूमा को बहुत कम वास्तविक शक्ति दी गई और जार अक्सर इसे भंग कर देता था। फिर हम बात करते हैं सामाजिक कारणों की। तो किसानों की दयनीय स्थिति। 1861 में दासों को मुक्त कर दिया गया था, लेकिन अधिकांश किसान अभी भी छोटे भूखंडों पर रहते थे, भारी लगान चुकाते थे। औद्योगिक श्रमिकों का शोषण, यानी रूस में औद्योगिकरण देर से हुआ, लेकिन कारखानों में श्रमिकों को कम वेतन दिया जाता था, उनसे अधिक घंटे काम कराया जाता था, उनके पास कोई राजनीतिक अधिकार नहीं होता है। फिर बात करते हैं संपत्ति में असमानता की। धन और संपत्ति का असमान वितरण, यानी कुलीन वर्ग और चर्च के पास विशाल भूमि थी, जबकि बहुसंख्यक लोग गरीब थे। फिर बात आती है प्रथम प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव किस प्रकार होता है? सैन्य असफलताएं, यानी प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में रूसी सेना ने जर्मनी के सामने लगातार हार का सामना किया, जिससे सेना और जनता का मनोबल गिरता है। आर्थिक संकट की बात करते हैं, तो युद्ध के कारण भोजन की कमी, ईंधन की कमी और बढ़ती महंगाई ने शहरों में रहने वाले लोगों के लिए जीवन कठिन बना दिया। फिर बात करते हैं जार की अलोकप्रियता, यानी जार का युद्ध में सेना का नेतृत्व करने जाना और पीछे रानी एलेक्जेंड्रा और उनके विवादास्पद सलाहकार रासपुतिन के हाथ में शासन छोड़ना जनता के बीच उनकी लोकप्रियता का मुख्य कारण बन जाता है। फिर हम बात करते हैं क्रांति की मुख्य घटनाएं क्या होती हैं। जैसे फरवरी क्रांति शुरुआत होती है 23 फरवरी, 8 मार्च नया कैलेंडर के हिसाब से को पेट्रोग्राद, सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रेड की कमी के विरोध में महिला श्रमिकों ने हड़ताल शुरू कर दिया। सेना का साथ विरोध जल्द ही व्यापक हो गया और जब सैनिकों को प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश मिला, तो उन्होंने मना कर दिया और विद्रोहियों का साथ दिया। जार का त्यागपत्र। बिगड़ती स्थिति को देखकर जार निकोलस द्वितीय ने 15 मार्च 1917 को त्यागपत्र दे दिया, जिससे 300 साल पुराने रोमानोव राजवंश का अंत हो जाता है। परिणाम क्या होते हैं? अस्थायी सरकार का गठन होता है, जिसका नेतृत्व उदारवादी नेता प्रिंस लोब और बाद में अलेक्जेंडर करेंस्की ने किया। हालांकि वह रूस की मुख्य समस्याओं, यानी युद्ध और भूमि वितरण का समाधान नहीं कर पाते हैं। इसके बाद बात आती है अक्टूबर क्रांति की 1917 में। बोल्शेविकों का उदय, यानी व्लादिमीर लेनिन ने अप्रैल थीसिस के साथ वापसी की, जिसमें उन्होंने शांति, भूमि और रोटी का नारा दिया। उनकी पार्टी बोल्शेविकों ने अस्थायी सरकार का विरोध किया और सोवियत, यानी श्रमिकों और सैनिकों की स्थानीय परिषदें के इस माध्यम से सत्ता की मांग की। क्रांति की बात करते हैं तो 24 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 1917 को लेनिन और लियोन ट्रांस्की ने
के नेतृत्व में बोल्शेविक रेड गार्ड्स ने पेट्रोग्राद में महत्वपूर्ण इमारतों और शीत महल पर कब्जा कर लिया, जिससे अस्थायी सरकार गिर जाती है। परिणाम क्या होते हैं? बोल्शेविकों ने रूस पर नियंत्रण स्थापित किया और दुनिया का पहला समाजवादी राज्य घोषित किया गया। क्रांति के परिणाम क्या होते हैं? देखिए, रूसी नागरिक युद्ध यानी 1918 से 1922 बोल्शेविकों, रेड और उनके विरोधियों, व्हाइट, जिनमें जारवादी, उदारवादी और पश्चिमी समर्थक शामिल थे, के बीच एक क्रूर गृहयुद्ध होता है, जिसमें अंततः बोल्शेविकों की जीत हो जाती है। सोवियत संघ का निर्माण 1922 में सोवियत समाजवादी गणराज्यों के संघ की स्थापना होती है, जिसने 1991 तक शीत युद्ध में एक प्रमुख विश्व शक्ति के रूप में कार्य किया। फिर राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन की बात करते हैं तो राजशाही को समाप्त कर दिया गया और कम्युनिस्ट पार्टी के एक दलीय शासन की स्थापना होती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो निजी संपत्ति को समाप्त कर दिया गया और उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व स्थापित होता है। फिर विश्वव्यापी प्रभाव यानी रूसी क्रांति ने दुनिया भर में साम्यवादी आंदोलनों को प्रेरित किया और 20वीं शताब्दी की भू राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। तो यह अब तक आपकी इतनी क्रांतियां होती हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा। क्लास पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक भी करिएगा। अब हम बात करते हैं इंग्लैंड में प्रमुख क्रांतियों की। इंग्लैंड का गृहयुद्ध और पुरानी क्रांति काल है यानी समय है 1642 से 1651 का। यह राजा चार्ल्स प्रथम और संसद के समर्थकों के बीच लड़ा गया एक हिंसक संघर्ष होता है। कारण क्या है? राजा का निरंकुश शासन यानी स्टुअर्ट राजवंश के राजा विशेषकर चार्ल्स प्रथम ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत में विश्वास करते थे और संसद की शक्ति को यह सीमित करना चाहते थे। कराधान पर विवाद होता है। राजा संसद की अनुमति के बिना कर लगाना चाहता था, जबकि संसद कराधान पर अपना नियंत्रण चाहती थी। धार्मिक तनाव होता है। राजा इंग्लैंड के एंग्लिकन चर्च के माध्यम से कैथोलिक धर्म की ओर झुकाव रखता था, जिसका विरोध प्यूरिटन जैसे प्रोटेस्टेंट समूहों ने किया, जिनका संसद में प्रभुत्व था। महत्वपूर्ण घटनाएं क्या होती हैं? ऑलिवर क्रॉमवेल का उदय यानी संसद की सेना न्यू मॉडल आर्मी का नेतृत्व कर ऑलिवर क्रॉमवेल ने किया, जिन्होंने अंततः राजा की सेना को हराया था। राजा को फांसी 1649 की बात है। 1649 में राजा चार्ल्स को प्रथम को देशद्रोह के आरोप में फांसी दे दी जाती है। यह यूरोप में पहला उदाहरण था जब किसी राजा को उसकी प्रजा द्वारा कानूनी रूप से मार डाला जाता है। फिर बात आती है गणतंत्र की, कॉमनवेल्थ। 1649 से 1660 तक इंग्लैंड में राजशाही को समाप्त कर दिया गया और क्रामवेल के नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना हुई। क्रामवेल ने बाद में स्वयं को लॉर्ड प्रोटेक्टर घोषित कर दिया। एक सैन्य तानाशाही यहाँ स्थापित होती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है? 1660 में राजशाही की बहाली हुई, लेकिन संसद की शक्ति मजबूत हुई। इस क्रांति ने यह स्थापित किया कि राजा भी कानून के अधीन है। फिर बात आती है गौरवपूर्ण क्रांति की। यह एक अहिंसक क्रांति थी, इसलिए इसे रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। गौरवपूर्ण इसीलिए है क्योंकि अहिंसक है। कैथोलिक भय की बात करते हैं तो राजा जेम्स द्वितीय यानी चार्ल्स प्रथम का बेटा एक कट्टर कैथोलिक था, जिसने कैथोलिक धर्म को बढ़ावा देना शुरू किया, जिससे प्रोटेस्टेंट बहुमत वाली संसद और जनता में भारी भय व्याप्त हो गया। अच्छा खासा भय हो जाता है क्योंकि यह क्या है? कट्टर व्यक्ति है। निरंकुशता की आशंका। जेम्स द्वितीय ने फिर से निरंकुश शासन स्थापित करने की कोशिश की, जिससे संसद ने महसूस किया कि उनके अधिकारों को खतरा है। महत्वपूर्ण घटनाएं इस समय क्या होती हैं? संसद ने जेम्स द्वितीय की प्रोटेस्टेंट बेटी मैरी और उसके पति विलियम ऑफ ऑरेंज हॉलैंड के जो शासक हैं को इंग्लैंड पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित कर दिया। जेम्स का पलायन। विलियम के इंग्लैंड पहुंचने पर जेम्स द्वितीय ने प्रतिरोध के बिना ही फ्रांस भागने का फैसला किया, इसलिए इसे गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है। इसमें लगभग कोई खून खराबा नहीं होता है। फिर बात आती है परिणाम और महत्व की।
अधिकारों का बिल यानी 1689। विलियम और मैरी को संयुक्त शासक बनने से पहले अधिकारों के बिल पर हस्ताक्षर करने पड़े। संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना यानी इस बिल ने राजा की शक्ति को सीमित कर दिया और संसद की सर्वोच्चता स्थापित की। इसने इंग्लैंड में संवैधानिक राजतंत्र की नींव रखी, जो आधुनिक ब्रिटिश शासन प्रणाली का आधार होती है। यह क्रांति निरंकुशता पर लोकतंत्र की विजय का प्रतीक बनती है। संक्षेप में क्या कह सकते हैं, इंग्लैंड में गृहयुद्ध ने राजा के ईश्वरीय अधिकार को नष्ट किया, जबकि गौरवपूर्ण क्रांति ने संसद को देश की सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थायी रूप स्थापित किया। अब हम बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध की। 1914 से 1918 का समय होता है यह प्रथम विश्व युद्ध का। चलिए, पसंद आया तो लाइक भी कर देना भाई, और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर देना, क्योंकि आप लोग जितने ज़्यादा जुड़ते रहोगे उतने ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आएगा और पढ़ाने में मज़ा आएगा। बहुत ये ऐसे टॉपिक हैं कोई नहीं पढ़ाता है, आप ऐसे समझ के चलो। और पढ़ाता भी है तो कितनी कितनी फीस इसमें ली जाती है, आपसे बेहतर यह कोई नहीं जानता होगा। यानी अच्छी खासी फीस देकर आप इसमें फिर पढ़ते हैं, फिर चीज़ें आपको मिलती हैं। यहाँ आपको सारी चीज़ें फ्री में दी जा रही हैं, बस आपका काम क्या है, प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो, जो समझ में नहीं आए पूछते रहो। सबसे पहले युद्ध के कारण देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के कारण बहुआयामी थे, जैसे इन्हें अक्सर मेन यानी नामक संक्षिप्त रूप में समझा जाता है। अब हम इसको समझेंगे, जैसे मिलिट्रिज्म है, अलायंस है, इम्पीरियलिज्म है, नेशनलिज्म है, इनको समझेंगे। सैन्यवाद। 19वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के प्रमुख देशों जैसे जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस में शस्त्रीकरण की होड़ शुरू हो जाती है। जर्मनी द्वारा एक विशाल नौसैनिक बेड़ा बनाने की कोशिश ने ब्रिटेन की नौसैनिक सर्वोच्चता को चुनौती दी, जिससे देशों के बीच तनाव बढ़ता है। गुप्त संधि प्रणाली और गुटबंदी। कूटनीतिक गुप्त संधि प्रणाली ने यूरोप को दो विदेशी सैन्य गुटों में विभाजित कर दिया, जिससे एक छोटे से संघर्ष का विश्व युद्ध में बदल जाना अपरिहार्य हो जाता है। त्रिगुट गठबंधन यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली। हालांकि इटली 1915 में मित्र राष्ट्रों के पक्ष में हो जाता है। तो ट्रिपल इंटेट कौन से हैं? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। साम्राज्यवाद क्या है? उपनिवेशों और आर्थिक वर्चस्व के लिए यूरोपीय शक्तियों के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा बढ़ती थी। जर्मनी और इटली जैसे नए औद्योगिक राष्ट्र विश्व के बाजारों और उपनिवेशों के विस्तार की दौड़ में देर से शामिल हुए, जिससे पुरानी शक्तियों फ्रांस, ब्रिटेन के साथ उनके आर्थिक हित टकराए। उग्र राष्ट्रवाद। यूरोप के विभिन्न देशों में उग्र राष्ट्रवादी भावनाएं चरम पर थी, जिसने लोगों को अपने राष्ट्र की सर्वोच्चता के लिए युद्ध के लिए उत्सुक किया। बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद। ऑटोमन साम्राज्य के पतन के बाद बाल्कन क्षेत्र में सर्बियाई राष्ट्रवाद यानी स्लाव लोगों को एकजुट करने की इच्छा और ऑस्ट्रिया हंगरी के विस्तारवादी इरादों के बीच टकराव चल रहा था। युद्ध का तत्कालिक कारण क्या है? फ्रांज फर्नांडिस की हत्या। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी के सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनांड और उनके पत्नी सेराजो बोस्निया में इनकी हत्या कर दी जाती है। हत्यारा कौन है? हत्या एक बोस्नियाई सर्व राष्ट्रवादी गैव्रिलो प्रिंसेप ने की, जो बोस्निया को ऑस्ट्रिया हंगरी से मुक्त कराकर सर्बिया में मिलाना चाहता था। उद्देश्य क्या था? सर्बिया में मिलाना। परिणाम क्या होता है? 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध कर दिया। इसके बाद युद्ध गुप्त संधियों के जाल के कारण रूस सर्बिया का सहयोगी, जर्मनी ऑस्ट्रिया का सहयोगी और फ्रांस ब्रिटेन रूस के सहयोगी एक एक करके युद्ध में शामिल हो जाते हैं, और यह संघर्ष विश्व युद्ध का रूप ले लेता है। फिर हम देखते हैं युद्ध के परिणाम। भारी जनधन हानि। इस युद्ध में अनुमानित रूप से 10 बिलियन से अधिक सैनिक मारे गए और उससे कहीं अधिक नागरिक हताहत होते हैं। युद्ध में भाग लेने वाले देशों का भारी आर्थिक नुकसान हुआ, जिससे युद्ध के बाद मुद्रास्फीति और आर्थिक संकट पैदा होता है। फिर राजवंशों और साम्राज्यों का पतन देखने को यहीं से मिलता है। युद्ध के कारण चार प्रमुख साम्राज्यों का पतन हो गया।
रूसी साम्राज्य जैसे रोमानो जर्मन साम्राज्य, होहेन ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य और ऑटोमन साम्राज्य। रूस में 1917 की अक्टूबर क्रांति के बाद सोवियत संघ का गठन हो जाता है। अब हम बात करते हैं वर्साई की संधि पर। 1919 की बात है। जर्मनी को इस संधि के तहत हार के लिए पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया गया। जर्मनी पर भारी युद्ध क्षतिपूर्ति थोपी गई, उसके उपनिवेश छीन लिए गए और उसकी सेना को सीमित कर दिया गया। इन कठोर शर्तों ने जर्मनी में नाजीवाद के उदय, द्वितीय विश्व युद्ध के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर दी। नए राष्ट्रों का उदय होना। यूरोप का मानचित्र फिर से खींचा गया। पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, लातविया, लिथुआनिया जैसे कई स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में दिखते हैं। फिर लीग ऑफ नेशंस की स्थापना। भविष्य में युद्धों को रोकने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई, हालांकि यह अंततः सफल नहीं हो सकता है। फिर शक्ति संतुलन में बदलाव, यानी यूरोप का वर्चस्व कम हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका एक प्रमुख विश्व शक्ति के रूप में उभरता है। अब आती है चीनी क्रांति। 1911 की सिन्हाई क्रांति। यह क्रांति मुख्य रूप से किंग राजवंश को समाप्त करने और चीन में गणतंत्र स्थापित करने के लिए हुई थी। कारण क्या बनते हैं? किंग राजवंश की कमजोरी। 19वीं शताब्दी में किंग राजवंश पश्चिमी शक्तियों जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और जापान के सामने लगातार हार रहा था, जैसे अफीम युद्ध और चीन-जापान युद्ध। विदेशी हस्तक्षेप की बात करते हैं तो चीन का आर्थिक शोषण हो रहा था और देश विभिन्न विदेशी शक्तियों के प्रभाव क्षेत्रों में बटा हुआ था। राष्ट्रवाद का उदय, यानी सन यात सेन जैसे नेताओं के नेतृत्व में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ रही थी, जिसका उद्देश्य चीन को विदेशी नियंत्रण से मुक्त करना और आधुनिक बनाना था। फिर बात आती है बौद्धिक जागरण की। पश्चिमी शिक्षा और विचारों के प्रसार ने राजशाही की निरंकुशता को चुनौती दी। महत्वपूर्ण घटनाएं कौन सी होती हैं? बूचांग विद्रोह 10 अक्टूबर 1911 की बात है। यह चिंग राजवंश के खिलाफ निर्णायक विद्रोह साबित होता है। सन यात सेन की वापसी। विदेश में रहने वाले सन यात सेन को 1912 में नया गणतंत्र का पहला अंतरिम अध्यक्ष घोषित किया जाता है। राजशाही का अंत, यानी 1912 में किंग राजवंश के अंतिम सम्राट पू यी ने औपचारिक रूप से सिंहासन त्याग दिया, जिससे 2000 वर्षों से चली आ रही शाही व्यवस्था समाप्त हो जाती है। चीन गणराज्य की स्थापना इस प्रकार होती है। परिणाम क्या होते हैं? चीन में गणतंत्र की स्थापना होती है, जिससे जल्द ही देश युद्ध सरदारों के नियंत्रण में आ जाता है। सन यात सेन ने कुओमिंतांग चीनी राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की। 1949 की कम्युनिस्ट नीति। यह क्रांति राष्ट्रवादी और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच गृहयुद्ध के बाद होती है, जिसके परिणामस्वरूप पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की जाती है। अब हम देखते हैं गृहयुद्ध की स्थिति कैसे बनती है। 1927 से 1949 तक चीन में राष्ट्रवादी केएमटी और कम्युनिस्ट सीसीपी के बीच एक लंबा गृहयुद्ध चलता है। माओ जेडोंग वह सीसीपी के प्रमुख नेता थे, जिन्होंने किसानों के समर्थन पर आधारित अपनी ताकत का निर्माण किया था। फिर आता है लॉन्ग मार्च 1934 से 1935। केएमटी नेताओं से बचने के लिए सीसीपी के सैनिकों का यह एक महाकाव्य पीछे हटना था, जिसने माओ जेडोंग को कम्युनिस्ट आंदोलन के निर्विवाद नेता के रूप में स्थापित किया। फिर बात आती है जापानी आक्रमण का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के आक्रमण ने केएमटी को कमजोर किया, जबकि सीसीपी ने प्रतिरोध के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पैठ मजबूत कर ली थी। फिर क्रांति और जीत की बात करते हैं तो 1945 में जापान की हार के बाद गृहयुद्ध फिर से होता है। कम्युनिस्टों ने किसानों के भारी समर्थन और बेहतर सैन्य रणनीति के कारण जल्दी ही अधिकांश मुख्य भूमि पर नियंत्रण कर लिया था। इसके बाद बात करते हैं 1 अक्टूबर 1949 को माओ जेडोंग ने बीजिंग के तियानमेन चौक यानी पीपुल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना यानी पीआरसी की स्थापना की घोषणा कर दी।
परिणाम क्या होते हैं? कम्युनिस्ट शासन, चीन में साम्यवादी शासन स्थापित होता है। ताइवान का गठन, केएमटी के नेता चियांग काई शेक अपनी सरकार और सेना के साथ ताइवान भाग गए, जहां उन्होंने चीन गणराज्य की सरकार को जारी रखा। समाजवादी परिवर्तन कैसे आते हैं? पीआरसी के तहत निजी संपत्ति को समाप्त कर दिया गया, कृषि का सामूहिकीकरण किया गया और एक केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित की जाती है। इसके बाद आते हैं विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। चीन एक साम्यवादी राष्ट्र के रूप में स्थापित होता है, जिसने शीत युद्ध के दौरान वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल दिया और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद आता है तुर्की परिचय। तुर्की क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय महाद्वीपीय देश है जिसका अधिकांश क्षेत्र एशियाई अनातोलियाई प्रायद्वीप पर है, जबकि एक छोटा हिस्सा यूरोपीय बाल्कन प्रायद्वीप पर यह स्थित है। इसकी राजधानी क्या है? अंकारा। सबसे बड़ा शहर इसका इस्तांबुल है। ऐतिहासिक रूप से कुस्तुनतुनिया या कॉन्स्टेंटिनोपल है। भौगोलिक महत्व की बात करते हैं तो तुर्की एक पुल के रूप में कार्य करता है, जो काला सागर को भूमध्य सागर से और बास्पोरस को जलडमरू मध्य के माध्यम से जोड़ता है, स्ट्रेट्स के माध्यम से जोड़ता है। ये जलडमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय शिपिंग और रूस के लिए रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो इसके सीमांत पर 8 देश हैं, जैसे उत्तर पश्चिम में ग्रीस और बुल्गारिया, उत्तर पूर्व में जॉर्जिया, पूर्व में आर्मेनिया, ईरान और अजरबैजान, नखचिनाव और दक्षिण में इराक और सीरिया स्थित हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, ऑटोमन साम्राज्य से गणराज्य तक। तुर्की का आधुनिक स्वरूप उसके समृद्ध और जटिल इतिहास पर आधारित है। ऑटोमन राज्य। तुर्की आधुनिक इतिहास से पहले लगभग 600 वर्षों तक ऑटोमन साम्राज्य का केंद्र रहा था। ऑटोमन साम्राज्य में दक्षिण पूर्वी यूरोप, उत्तर अफ्रीका और मध्य पूर्व के विशाल क्षेत्रों पर शासन किया। इसकी स्थापना 13वीं शताब्दी में होती है और इसकी शक्ति चरम पर पहुंची जब 1453 में सुल्तान महेद द्वितीय ने कुस्तुनतुनिया, जो कि अब इस्तांबुल में है, को जीत कर अपनी राजधानी बनाया। पतन कैसे होता है? 19वीं शताब्दी में साम्राज्य कमजोर होने लगा और इसे यूरोप का बीमार आदमी कहा जाने लगा। प्रथम विश्व युद्ध में मध्य शक्तियों जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ देने के कारण इसकी हार हो जाती है। फिर हम बात करते हैं इसमें स्वतंत्रता संग्राम और गणराज्य की स्थापना किस प्रकार होती है। तो हार के बाद स्थिति सबसे पहले देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में हार के बाद मित्र राष्ट्रों ने ऑटोमन साम्राज्य के क्षेत्रों पर कब्जा करना और तुर्की के आंतरिक क्षेत्रों को विभाजित करना शुरू कर दिया। मुस्तफा कमाल अतातुर्क का उदय। मुस्तफा कमाल पाशा, जो एक सफल सैन्य कमांडर थे, ने विदेशी कब्जे के खिलाफ तुर्की राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया। तुर्की स्वतंत्रता युद्ध देखते हैं 1919 से 1922 का। कमाल पाशा के नेतृत्व में राष्ट्रीय सेना ने विदेशी शक्तियों को पराजित किया। गणराज्य की स्थापना कब होती है? तो गणराज्य की स्थापना 1922 में सल्तनत समाप्त कर दी गई। 29 अक्टूबर 1923 को तुर्की गणराज्य की स्थापना हुई। मुस्तफा कमाल पाशा इसके पहले राष्ट्रपति बने और अतातुर्क की उपाधि इनको दी गई। आधुनिक तुर्की की बात करते हैं तो अतातुर्क ने तुर्की को एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष और पश्चिमी राष्ट्र बनाने के लिए व्यापक और कठोर सुधार किए, जिन्हें कमालवाद या छह तीर के नाम से जाना जाता है। गणतंत्रवाद यानी राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना हुई। धर्मनिरपेक्षता, राज्य और धर्म को अलग किया गया। शरीयत कानूनों को समाप्त कर यूरोपीय कानूनों को अपनाया गया। लोकप्रियता या जनवाद, वर्ग संघर्ष को नकारते हुए राष्ट्र की एकता पर जोर दिया गया। राष्ट्रवाद यानी तुर्की पहचान को बढ़ावा देना। राज्यवाद यानी आर्थिक विकास के लिए राज्य द्वारा व्यापक हस्तक्षेप। और छठा क्या था? क्रांतिवाद यानी सुधारवाद, प्रगति के लिए सभी पुरानी संस्थाओं को बदलने की सतत इच्छा। ये 6 तीर थे इनके।
प्रमुख सुधारों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार, अरबी लिपि को हटाकर लैटिन वर्णमाला को अपनाना और धार्मिक वेशभूषा जैसे फेज टोपी पर प्रतिबंध लगाना शामिल कर दिया गया। इसके बाद बात आती है तुर्की अर्थव्यवस्था और राजनीति की। अर्थव्यवस्था कैसी है? तुर्की की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से उद्योगों यानी वाहन, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स और पर्यटन पर निर्भर है। यह 20वीं शताब्दी के अंत में एक महत्वपूर्ण औद्योगिक शक्ति के रूप में उभरा है। यह नाटो का सदस्य है और यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए एक उम्मीदवार देश भी है, हालांकि वार्ता धीमी रही है। वर्तमान राजनीति की बात करते हैं तो तुर्की में लंबे समय तक सैन्य हस्तक्षेप होते रहे हैं, लेकिन अब यह एक अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली के तहत एक स्थिर लोकतंत्र है। रेसेप तैयप एर्दोगन 2030 से देश की नई राजनीति पर हावी रहे हैं, पहले प्रधानमंत्री और 2014 से राष्ट्रपति के रूप में। उनके नेतृत्व में देश ने अधिक रूढ़िवादी और धार्मिक पहचान की ओर झुकाव दिखाया है, जिससे अतातुर्क की धर्मनिरपेक्ष विरासत को चुनौती मिली है। तुर्की अपनी मजबूत सेना, रणनीतिक स्थान और ऐतिहासिक विरासत के कारण आज भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक केंद्रीय और अक्सर विवादास्पद भूमिका निभाता है। अब हम बात करेंगे इटली में फांसीवाद की। देखो, रिवीजन के लिए तो बेहतर है, आप ऐसे रिवीजन कर सकते हो, एक बार, दो बार, तीन बार देख के, रिवीजन के लिए तो बेहतर है। फांसीवाद का उदय मुख्य रूप से प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली में व्यापक राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक निराशा और सामाजिक अशांति का परिणाम थी। उदय के कारण क्या होते हैं? प्रथम विश्व युद्ध के बाद निराशा, विक्ट्री म्यूटिलेटेड यानी कटी हुई विजय। प्रथम विश्व युद्ध में इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ा था, लेकिन उस समय वारसाई की संधि में वह सभी क्षेत्रीय लाभ नहीं मिले जिसकी उसे अपेक्षा थी। इस कटी हुई विजय की भावना ने राष्ट्रीय अपमान और गहरे असंतोष को जन्म दिया। युद्ध से लौटे सैनिकों का गुस्सा, यानी हजारों सैनिक जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी थी, अब वो बेरोजगार थे। उन्हें लगता था कि सरकार ने उनके बलिदान को भुला दिया है। मुसोलिनी ने इस निराश सैनिकों को आकर्षित किया। आर्थिक संकट की बात करते हैं तो उच्च मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। युद्ध के बाद इटली में औद्योगिक उत्पादन गिर गया, मुद्रास्फीति बढ़ गई और बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई। श्रमिक अशांति यानी बेरोजगारी और खराब कामकाजी परिस्थितियों के कारण श्रमिक वर्ग में अशांति फैलती है। 1919 से 20 के दौरान कई हड़तालें और कारखाने कब्जे हुए, जिनमें 2 साल लाल कहा गया। राजनीतिक अस्थिरता की बात करें तो कमजोर लोकतांत्रिक सरकारें, यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली में गठबंधन सरकारें थी जो अस्थिर थी, तेजी से बदल रही थी। वह देश के आर्थिक और सामाजिक संकट को हल करने में असमर्थ थी। फिर बात आती है साम्यवाद का भय, यानी रूसी क्रांति 1917 की सफलता के बाद इतालवी उच्च वर्ग, उद्योगपति और जमींदार डर गए थे। श्रमिक अशांति देश को साम्यवाद की ओर ले जाएगी। उन्होंने साम्यवाद के विरुद्ध एक मजबूत बल की तलाश की। फिर बात आती है मुसोलिनी का नेतृत्व और रणनीति। बेनितो मुसोलिनी एक करिश्माई वक्ता थे। उन्होंने राष्ट्रवाद, आदेश और कार्रवाई के वादे के साथ अपील की। उन्होंने फांसीवादी पार्टी को काली कमीज नामक अर्ध सैनिक बल प्रदान किया। इन गुंडों का इस्तेमाल साम्यवादियों, समाजवादियों और ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं को आतंकित करने के लिए और शारीरिक रूप से हमला करने के लिए किया जाता था। अब हम देखते हैं मुसोलिनी को चर्च, सेना और औद्योगिक वर्ग से धन और समर्थन मिलता है, क्योंकि वह साम्यवाद से डरते थे। सत्ता को देखते हैं। फांसीवादी पार्टी की स्थापना 1919। मुसोलिनी ने फांसी द कॉम्बैटमेंटो युद्ध के गुट की स्थापना की, जो 1921 में फांसीवादी पार्टी बन जाती है। रोम पर मार्च, यानी अक्टूबर 1922 की बात है। मुसोलिनी ने अपने काली कमीज सेना के साथ रोम की ओर मार्च किया। हालांकि यह एक सैन्य बल प्रदर्शन से ज्यादा था। राजा विक्टर इमानुएल थर्ड ने सेना को रोकने का आदेश देने के बजाय मुसोलिनी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। फिर मुसोलिनी प्रधानमंत्री 1922 की बात है। मुसोलिनी ने कानूनी रूप से सत्ता संभाली। पूर्ण तानाशाही की स्थापना कब है? 1925 से 1929। मुसोलिनी ने विद्रोहियों को दबाने, प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त करने और संसद को कमजोर करने के लिए
कई कानून पास किए। 1925 तक वह इलदूचे नेता बन गए। फांसीवाद शासन की विशेषता क्या होती है, आइए समझते हैं। सबसे पहला क्या है, निरंकुश शासन, जो सबसे पहला है। तो राज्य को सर्वोच्च माना गया है। राज्य के बाहर कुछ भी नहीं, यानी राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं, और राज्य के भीतर सब कुछ, ऐसी अवधारणा मानी गई है। इसके बाद बात आती है, मुसोलिनी के नेतृत्व में एक ही राजनीतिक दल यानी फांसीवादी पार्टी को अनुमति थी। उग्र राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो प्राचीन रोमन साम्राज्य की मुहिम को जीवित करने का प्रयास किया गया। फिर राष्ट्र की एकता और श्रेष्ठता पर अत्यधिक जोर दिया गया था। इसके बाद बात आती है निगमित राज्य की। मुसोलिनी ने पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों को अस्वीकार करते हुए निगमित प्रणाली स्थापित किया। इसमें श्रमिकों और मालिकों को अलग-अलग नियमों में समूहीकृत किया गया था, जिनका नियंत्रण राज्य करता था और उनका उद्देश्य राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ाना था। फिर बात आती है प्रचार और शिक्षा पर नियंत्रण की। मुसोलिनी ने बच्चों के पालन पोषण पर ध्यान केंद्रित किया ताकि वे राज्य के प्रति वफादार सैनिक और नागरिक बने। शिक्षा और मीडिया का उपयोग केवल फांसीवादी विचारधारा के प्रचार के लिए किया जाता था। इसके बाद बात आती है लैट्रिन संधि की, जो 1929 में होती है। मुसोलिनी ने पोप के साथ यह समझौता किया, जिसने वेटिकन सिटी को एक राज्य के रूप में मान्यता दी और कैथोलिक धर्म को इटली का आधिकारिक धर्म घोषित कर दिया। इस संधि ने मुसोलिनी को कैथोलिक चर्च का समर्थन दिलाया। फांसीवाद का उदय जो है, न केवल इटली के लिए बल्कि पूरे यूरोप के लिए एक दुखद मोड़ था, क्योंकि इसने जर्मनी में नाजीवाद के उदय को प्रेरित किया और अंततः द्वितीय विश्व युद्ध का मार्ग प्रशस्त होता है। इसके बाद बात आती है जर्मनी में नाजीवाद का उदय। नाजीवाद का उदय प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में प्राप्त राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संकटों का सीधा परिणाम था। वाइमर गणराज्य की समस्याएं, क्या समस्याएं हैं वाइमर गणराज्य की? पहली है, ये 1919 से 1933 की बात होती है। तो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के बाद स्थापित वाइमर गणराज्य एक लोकतांत्रिक प्रयोग था जो शुरू से ही अस्थिर था। नाजियों ने इसी अस्थिरता का फायदा उठाया था। वार्साई की संधि जो 1919 में होती है, उसका अपमान होता है। जर्मनी को इस संधि के तहत हार के लिए पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया गया। जर्मनी पर भारी युद्ध क्षतिपूर्ति थोपी गई, सेना को सीमित कर दिया गया और अल्सेस लोरेन जैसे क्षेत्र छीन लिए गए। इस युद्ध को जर्मन लोगों ने राष्ट्रीय अपमान और पीठ में छुरा घोंपने की तरह महसूस किया। हिटलर ने इस अपमान को अपनी राजनीतिक रैलियों में प्रमुखता से उठाया था। फिर बात करते हैं आर्थिक अस्थिरता की। तो अति मुद्रास्फीति यानी 1929 में क्षतिपूर्ति चुकाने में असमर्थता के कारण फ्रांस ने रूहर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। सरकार ने विरोध में इतने नोट छापे कि मुद्रास्फीति नियंत्रण से बाहर हो गई। एक ब्रेड की कीमत अरबों मार्क्स हो गई, जिससे मध्यम वर्ग की बचत खत्म हो जाती है। 1929 की महामंदी, अमेरिकी शेयर बाजार के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण अमेरिका ने जर्मनी को दी जाने वाली सहायता यानी डास योजना वापस ले ली। इससे जर्मनी की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है और बेरोजगारी 30% तक पहुंच जाती है। इसके बाद राजनीतिक अस्थिरता की बात करते हैं। वाइमर गणराज्य में छोटी छोटी पार्टियों का शासन था, जिससे कोई भी सरकार स्थिर नहीं रह पाती थी। सड़कों पर कम्युनिस्टों और दक्षिणपंथी अर्धसैनिक समूहों के बीच हिंसा और राजनीतिक हत्याएं आम हो गई थी। अब हम देखते हैं नाजी पार्टी और हिटलर का उदय किस प्रकार होता है। एडोल्फ हिटलर ने 1920 में नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी या नाजी पार्टी को पुनर्गठित किया था। प्रारंभिक प्रयास की बात करते हैं तो बियर हाल पुत्स यानी 1923 की बात है। हिटलर ने 1923 में म्यूनिख में सत्ता कब्जाने का एक असफल प्रयास बियर हाल पुत्स किया। इस विफलता के कारण उन्हें जेल हो जाती है। फिर बात आती है मेन कैंप की। जेल में उन्होंने अपनी आत्मकथा मेन कैंप मेरा संघर्ष लिखी,
जिसमें उन्होंने नाजी विचारधारा, आर्यन नस्ल की श्रेष्ठता और यहूदी विरोधी भावना और लेबेसरम यानी रहने की जगह को विस्तार बताया। फिर लोकप्रिय अपील और प्रचार। जोसेफ गोएब्बल्स के नेतृत्व में नाजियों ने शक्तिशाली प्रचार मशीनरी का उपयोग किया। हिटलर के ने चमत्कारी वक्ता के रूप में जनता को संबोधित किया और उन्हें एक मजबूत नेता के रूप में खोए विश्वास को वापस पाने का आश्वासन दिया। नाजियों ने सभी के लिए अपील की, बेरोजगारों को रोजगार का वादा, किसानों को जमींदारों से सुरक्षा का वादा और उद्योगपतियों को साम्यवाद से सुरक्षा का वादा। फिर नाजी विचारधारा की मुख्य विशेषता क्या थी? जैसे आर्यन श्रेष्ठता। नाजीवाद जर्मन आर्यन नस्ल को दुनिया की सबसे श्रेष्ठ नस्ल मानता था। यहूदी विरोधी भावना, यानी हिटलर ने जर्मनी की हार और सभी समस्याओं के लिए यहूदियों को बलि का बकरा बनाया था। यह उसकी विचारधारा का केंद्रीय स्तंभ था। लेबेंसराम, रहने की जगह की अवधारणा, जिसके तहत जर्मन के लोगों के विस्तार के लिए पूर्वी यूरोप के क्षेत्रों पर कब्जा करना अनिवार्य माना गया। अब हम देखते हैं सत्ता पर कब्जा कैसे करता है ये। सबसे पहले जो इसमें मुद्दा आता है वह है चांसलर की नियुक्ति 1933। 1932 के नतीजों में नाजियों को सबसे अधिक सीटें मिली, लेकिन बहुमत नहीं मिलता है। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति पाल वान हिंडरबर्ग ने रूढ़िवादियों के दबाव में एडोल्फ हिटलर को चांसलर नियुक्त किया। रूढ़िवादी सोचते थे कि वह हिटलर को नियंत्रित कर लेंगे। फिर बात आती है रीच-स्टाग अग्निकांड की। चांसलर बनने के कुछ हफ्तों के बाद जर्मन संसद भवन में आग लग जाती है। नाजियों ने तुरंत इसके लिए एक कम्युनिस्ट को जिम्मेदार ठहराया। हिटलर ने इस घटना का फायदा उठाकर आपातकाल घोषित कर दिया और प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सभा करने के अधिकार जैसे नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया। फिर सक्षमता अधिनियम आता है 1933 में। यह सबसे विनाशकारी कानून था। इस अधिनियम ने हिटलर की सरकार को संसद की अनुमति के बिना कानून बनाने की शक्ति दे दी। इसने हिटलर को वास्तविक तानाशाही शक्ति प्रदान की और वाइमर गणराज्य के लोकतंत्र का अंत कर दिया। फिर पूर्ण तानाशाही की बात आती है। 1934 में राष्ट्रपति हिंडरबर्ग की मृत्यु के बाद हिटलर ने राष्ट्रपति और चांसलर दोनों के पदों को मिलाकर फ्यूरर यानी नेता का पद धारण कर लिया। नाजी पार्टी के अलावा अन्य सभी राजनीतिक दलों, ट्रेड यूनियनों और विरोधी संगठनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इस प्रकार नाजीवाद का उदय केवल चुनावी जीत नहीं थी, बल्कि आर्थिक निराशा, राष्ट्रीय अपमान, राजनीतिक कूटनीति का एक घातक संयोजन था, जिसने जर्मनी को एक पूर्ण तानाशाही और अंततः द्वितीय विश्व युद्ध और होलोस्टार्ट की ओर ढकेल दिया। फिर हम बात करते हैं जापानी साम्राज्य का उदय और विस्तार को। जापान का साम्राज्यवाद पश्चिम के औपनिवेशिक विस्तार के मुकाबले एक अनूठी प्रक्रिया थी। जापान पश्चिमी शक्तियों की तरह एक शिकार बनने के बजाय उनकी रणनीतियों को अपनाकर एक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में उभरता है। उभय के उदय के कारण देखते हैं। मेजो पुनर्स्थापना। 1868 में मेजी पुनर्स्थापना ने शोगुनेट शासन को समाप्त किया और जापान को आधुनिकता की राह पर अग्रसर किया। जापान ने पश्चिमी देशों से औद्योगिक तकनीक और सैन्य संगठन को तेजी से अपनाया। इस तीव्र आधुनिकीकरण ने जापान को साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं रखने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान किया। आर्थिक आवश्यकताओं को देखते हैं तो जैसे संसाधनों की कमी। जापान एक छोटा द्वीप राष्ट्र था, जिसके पास अपनी बढ़ती हुई औद्योगिक अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए कोयला, लोहा और पेट्रोलियम जैसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों की भारी कमी थी। इन संसाधनों के लिए जापान ने कोरिया और चीन जैसे पड़ोसी देशों को की ओर देखा। बाजार की आवश्यकता, यानी जापान को अपने बढ़ते हुए उत्पादों को बेचने के लिए नई बाजारों की आवश्यकता पड़ने लगी। राष्ट्रवादी भावनाएं। जापान में एक उग्र राष्ट्रवादी भावना थी कि एशियाई देशों का नेतृत्व जापान को करना चाहिए और उन्हें पश्चिमी नियंत्रण से मुक्त करना चाहिए। इस विचार को बाद में ग्रेटर ईस्ट एशिया को प्रॉस्पेरिटी स्फीयर का नाम दिया गया। जापानी मानते थे कि वे अपनी श्रेष्ठ संस्कृति और नस्ल के कारण एशिया पर शासन करने के लिए उपयुक्त हैं।
फिर हम बात करेंगे पश्चिमी शक्तियों का उदाहरण। जापान ने देखा कि यूरोप और अमेरिका उपनिवेशों के बल पर महान शक्तियां बन गए हैं। जापानी नेताओं ने निष्कर्ष निकाला कि यदि जापान को सम्मान पाना है और पश्चिमी शक्तियों द्वारा उपनिवेश बनने से बचना है तो उसे स्वयं एक साम्राज्य स्थापित करना होगा। फिर विस्तार कैसे होता है साम्राज्य का, देखते हैं। पहला चीन जापान युद्ध 1894-95। जापान बनाम किंग चीन। जापान की निर्णायक जीत। चीन को कोरिया की स्वतंत्रता स्वीकार करनी पड़ती है और ताइवान जापान को सौंप दिया जाता है। जापान एशिया की प्रमुख शक्ति के रूप में उभरता है। फिर आता है रूस जापान युद्ध 1904 से 1905, यानी जापान बनाम रूस। जापान की एक आश्चर्यजनक जीत यहाँ देखने को मिलती है। पहली बार किसी एशियाई शक्ति ने एक यूरोपीय महाशक्ति को हराया। जापान ने कोरिया पर नियंत्रण और मंचूरियों में रियासतें हासिल की थी। इसके बाद बात आती है कोरिया का अधिग्रहण की। तो 1910 की घटना है। जापान ने औपचारिक रूप से कोरिया को अपने साम्राज्य में विलय कर लिया। कोरिया पर जापान का क्रूर औपनिवेशिक शासन शुरू हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध का लाभ देखते हैं कैसे मिलता है। 1914 से 18 के बीच का समय है। जापान ने मित्र राष्ट्रों की ओर से जर्मनी के युद्ध में भाग लिया और इसमें क्या होता है, जापान ने चीन में स्थित जर्मन रियासतों और प्रशांत द्वीपों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद आगे चलते हैं। मंचूरिया पर कब्जा कैसे होता है, 1931 की बात है। जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण किया और एक कठपुतली राज्य मंचुकु स्थापित किया। इस आक्रमण के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जापान की निंदा होती है, लेकिन जापान ने लीग ऑफ नेशंस को छोड़ दिया था। दूसरा चीन मतलब जापान और बनाम चीन के युद्ध, जो युद्ध होता है 1937 की बात है। यह युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के साथ विलय हो गया। जापान ने चीन के पूर्वी हिस्से पर कब्जा कर लिया। अब हम देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विस्तार कैसे होता है और अंत कैसे होता है। ग्रेटर ईस्ट एशिया को प्रॉस्पेरिटी स्फीयर यानी 1940 के दशक में जापान ने एशियाई एकता के बहाने एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने की घोषणा की, जिसका वास्तविक उद्देश्य एशिया के संसाधनों पर जापानी नियंत्रण स्थापित करना था। फिर पर्ल हार्बर हमला होता है 1941 में। इस हमले ने अमेरिका को युद्ध में शामिल किया। इसके बाद जापान ने सिंगापुर, फिलीपींस, इंडोनेशिया और बर्मा सहित पूरे दक्षिण पूर्व एशिया को तेजी से जीत लिया। फिर बात आती है जापानी साम्राज्यवाद के अंत की। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार और परमाणु बमों के उपयोग के बाद जापान को अपने सभी उपनिवेश साम्राज्यवादी क्षेत्र छोड़ने पड़ते हैं। फिर आता है साम्राज्यवाद के परिणाम क्या होते हैं। एशिया पर प्रभाव देखते हैं। एशिया के कई देशों में जापानी सेनाओं ने क्रूरता और मानवाधिकारों के उल्लंघन का इतिहास छोड़ा, जिसने जापान के प्रति गहरा अविश्वास पैदा किया। जापान में बदलाव। युद्ध के बाद जापान एक शांतिवादी राष्ट्र बन जाता है, जिसे अमेरिकी नियंत्रण के तहत एक नया लोकतांत्रिक संविधान मिलता है। जापानी साम्राज्यवाद 20वीं शताब्दी के वैश्विक साम्राज्यवाद का एक अंतिम और उग्र उदाहरण था, जिसने पूर्वी एशिया में आज भी राजनीतिक तनाव और ऐतिहासिक विवादों को जन्म दिया। अब बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की। 1939 से 45 का समय है। सबसे पहले कारणों की बात करते हैं। वर्साय की संधि 1919 की कठोरता। जर्मनी को अपमानजनक और कठोर शर्तें स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया था। जबरन निशस्त्रीकरण यानी भारी क्षतिपूर्ति। इस संधि ने जर्मन जनता में राष्ट्रीय अपमान और प्रतिशोध की भावना को जन्म दिया, जिसका फायदा एडोल्फ हिटलर ने उठाया। उग्र राष्ट्रवाद और तानाशाही का उदय यानी 1920 में 1930 के दशक में जर्मनी नाजीवाद, हिटलर इटली फांसीवाद, मुसोलिनी और जापान सैन्यवादी साम्राज्य में आक्रामक और विस्तारवादी तानाशाही शासनों का उदय होता है। इन विचारधाराओं ने सैन्य विस्तार और अन्य नस्लों पर श्रेष्ठता को बढ़ावा दिया। फिर साम्राज्यवादी विस्तारवाद की बात करते हैं तो जापान ने मंचूरिया 1931 पर कब्जा किया। 1937 में चीन के खिलाफ पूर्ण युद्ध शुरू कर दिया। इटली ने इथियोपिया 1935 पर हमला किया। जर्मनी ने राइनलैंड पर कब्जा किया और ऑस्ट्रिया के साथ इसका विलय हो जाता है।
तुष्टीकरण की नीति की विफलता। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे प्रमुख लोकतांत्रिक देशों ने हिटलर की मांगों को इस उम्मीद में स्वीकार किया कि वह संतुष्ट हो जाएगा और युद्ध टल जाएगा। जैसे म्यूनिख समझौता 1938 में चेकोस्लोवाकिया के सुडेनलैंड पर जर्मनी का कब्जा होना। इस नीति ने हिटलर के आक्रामक इरादों को केवल बढ़ावा दिया। तत्कालिक कारण देखते हैं। पोलैंड पर हमला। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। जर्मनी ने इस आक्रमण में ब्लिट्जक्रीग बिजली युद्ध नामक नई सैन्य रणनीति का प्रयोग किया, जिसमें तेज गति से टैंक और हवाई हमलों का प्रयोग होता था। पोलैंड की सुरक्षा की गारंटी देने के कारण ब्रिटेन और फ्रांस ने 3 सितंबर 1939 को जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। गुट कौन से होते हैं? धुरी राष्ट्र होता है जर्मनी, इटली और जापान, और मित्र राष्ट्र होता है शुरू में ब्रिटेन और फ्रांस। 1941 में जब जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला किया, तो सोवियत संघ भी इस गुट में शामिल हो जाता है। 1941 में पर्ल हार्बर जापानी हमले के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो जाता है। 1939-40 में क्या होता है? जर्मनी की प्रारंभिक जीत होती है। जर्मनी ने डेनमार्क, नॉर्वे, नीदरलैंड, बेल्जियम और सबसे तेज महत्वपूर्ण फ्रांस को तेजी से हरा दिया। ब्रिटेन अकेला रह जाता है। 1940-41 में देखते हैं ब्रिटेन की लड़ाई। जर्मन वायुसेना ने ब्रिटेन पर भयंकर बमबारी की। रॉयल एयरफोर्स ने सफलतापूर्वक जर्मनी को हराया, जिससे हिटलर ब्रिटेन पर आक्रमण करने में विफल रहता है। जून 1941 में क्या होता है? ऑपरेशन बारबोसा, यानी हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला किया। जर्मन सेनाएं मॉस्को, लेनिनग्राद तक पहुंची, लेकिन रूसी सर्दियों और सोवियत सेना के दृढ़ प्रतिरोध के कारण असफल रहती हैं। इससे पूर्वी मोर्चा खुला और युद्ध के अंत तक जर्मनी की अधिकांश ताकत इसी मोर्चे पर लगी रहती है। फिर दिसंबर 1941 में पर्ल हार्बर पर हमला, यानी जापान ने हवाई में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर हमला किया। इसके बाद आता है 1942-43 का। तो स्टालिन और एल आलिमीन, यानी सोवियत संघ ने स्टालिनग्राद में जर्मन सेना को हराया। युद्ध का निर्णायक मोड़ था। ब्रिटेन ने उत्तरी अफ्रीका के एल अलामीन में जर्मन सेना को पराजित किया। मित्र राष्ट्रों ने युद्ध में पहल हासिल किया। फिर बात आती है जून 1944 की। तो डी डे, यानी नॉर्मेडी आक्रमण। मित्र राष्ट्रों की सेनाएं नॉर्मेडी फ्रांस में उत्तरी और दूसरा मोर्चा खोला। पश्चिमी और पूर्वी दोनों मोर्चों में फंस जाता है यह जर्मनी। इसके बाद चलते हैं 1945 की घटना क्या है? जर्मनी का आत्मसमर्पण। सोवियत सेना द्वारा बर्लिन पर कब्जा करने के बाद हिटलर ने आत्महत्या कर ली। जर्मनी ने 7 मई 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद बात आती है अगस्त 1945 की। परमाणु बम हमला। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा 6 अगस्त और नागासाकी 9 अगस्त पर परमाणु बम गिराए। जापान ने 2 सितंबर 1945 को आत्मसमर्पण किया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो जाता है। अब हम देखते हैं युद्ध के परिणाम क्या होते हैं। मानव और भौतिक विनाश। इस युद्ध इतिहास का सबसे महंगा और जानलेवा युद्ध था। यूरोप और एशिया के बड़े हिस्से पूरी तरह तबाह हो जाते हैं। होलोकास्ट, यानी नाजी जर्मन द्वारा लगभग 6 मिलियन यहूदियों और लाखों अल्पसंख्यकों का व्यवस्थित नरसंहार किया जाता है। ब्रिटेन और फ्रांस की शक्ति कम होती है। एशिया में उपनिवेशीकरण का तेज दौर शुरू होता है। युद्ध के बाद दो महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच बंट जाते हैं, जिससे शीत युद्ध शुरू होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। भविष्य में युद्धों को रोकने के लिए 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है, जिसने लीग ऑफ नेशंस का स्थान लिया। शक्ति संतुलन में बदलाव। अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्ति के रूप में उभरे और परमाणु हथियार विकसित हुए, जिससे वैश्विक राजनीति की प्रकृति हमेशा के लिए बदल जाती है। इस प्रकार आपका यह पूरा विश्व का इतिहास पूरा होता है। आप इसको एक दो बार देख के रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। पसंद आया है तो लाइक करिएगा, पहली बार क्लास देखा है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जो हमारे सेगमेंट चलाए गए हैं उनको देखते रहिए।
निबंध ज़रूर देखिएगा, निबंध आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। यदि आपको बिल्कुल निबंध नहीं लिखना आता है, आप इसको देखेंगे तो सब समझ जाएँगे। ये क्लास यहीं खत्म होती है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। साथ रहने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।